नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड टॉपिक टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, इस चैप्टर का सबसे लेंथी टॉपिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिए थे, क्योंकि बहुत सारे सत्याग्रही वायलेंट हो गए थे। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस से ही देश को आज़ादी देना चाहते थे, नॉन वायलेंस से ही देश को आज़ाद करना चाहते थे। इसीलिए वो किसी भी अब बड़े मूवमेंट्स को लॉन्च करने से पहले जो सत्याग्रही को प्रॉपरली ट्रेन करना चाहते थे, नॉन वायलेंस से ट्रेन करना चाहते थे। बट दूसरे तरफ कांग्रेस में ही बहुत सारे लीडर्स थे जो इस मास एगिटेशन से, मास स्ट्रगल से, सत्याग्रह से, नॉन वायलेंस से टायर्ड हो चुके थे। ये सारे लीडर प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने सेट ऑफ किया था। इन्हें लगता था कि ये काउंसिल में ही, प्रोविंशियल काउंसिल में ही जो ब्रिटिश पॉलिसीज है उसे वो लोग अपोज करेंगे, पहला। दूसरा, रिफॉर्म्स लाएंगे, रिफॉर्म्स के ऊपर वो लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे, रिफॉर्म्स, अलग अलग रिफॉर्म्स लाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो काउंसिल में ही डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, रिवोल्यूशंस करेंगे कि ये जो प्रोविंशियल काउंसिल है ये डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक मतलब होता है जहां पर लोगों के पास, जो कॉमन लोगों के पास सारे के सारे पावर्स होता है, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो लीडर्स थे, चित्तरंजन दास जिसे हम CR दास कहते हैं, एंड मोतीलाल नेहरू, और ये दोनों मिलके कांग्रेस में ही स्वराज पार्टी बनाए थे। और इनका ही मकसद था कि वो काउंसिल में ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करेंगे। बट जो यंग लीडर थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। और ऐसे करके कांग्रेस में ही अलग अलग आइडियोलॉजी दिख रहा था। और ऐसे वक्त पे दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जो इंडियन पॉलिटिक्स को अलग से शेप कर रहा था। पहला था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का इफेक्ट। इसको हम अच्छे से समझेंगे। 1926 से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो नीचे गिर रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था और उसका डिमांड नहीं था, जिसके वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो गिर रहा था। और ये सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो नहीं हो पाया। मतलब हमारे देश का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देश में नहीं जा पाया, जिसके वजह से जो फार्मर्स जो लोग हैं, जो पीजेंट जो लोग हैं, वो लोग अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाए। और अगर वो प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे तो वो लोग अपने रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे। सो इसी के वजह से 1930 तक पूरे के पूरे देश में ही भागदौड़ मचा हुआ था। ये था इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था साइमन कमीशन। अब ये जो साइमन कमीशन है ये एक लीगल कमीशन है जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन ने ही बनाया था, जिसका चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, और उसके नाम से ही इस कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन। इस कमीशन का काम था कि वो इंडिया आएगा और इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम्स है वो कैसे चल रहा है, वो कैसे रन कर रहा है, उसको चेक करेंगे और फिर लास्ट में सजेशन वो लोग प्रोवाइड करेंगे। अब ये तो अच्छा चीज़ है, बट प्रॉब्लम ये था कि इस पूरे के पूरे कमीशंस में एक भी सिंगल इंडियन मेंबर्स नहीं थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। और अगर किसी कमीशंस में इंडियन मेंबर्स ना हो और अगर वो कमीशंस इंडिया को ही चेक करेगा, इंडिया को ही रीड करेगा, तो वो क्या रीड करेगा और क्या ही सजेशंस देगा, जिसके वजह से जो इंडियंस जो मेंबर थे, जो इंडियंस जो पीपल थे, वो लोग इसके खिलाफ थे, इस कमीशन के खिलाफ थे। अब ये जो साइमन कमीशन है ये इंडिया आता है 1928 में, और जब ये इंडिया आता है तब जो लोग हैं वो स्ट्राइक करने लगते हैं, लोग नारे लगाते हैं, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। और इस मूवमेंट में, इस गो बैक साइमन कैंपेन में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सारे के सारे इस मूवमेंट में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जिसके वजह से जो मूवमेंट्स है वो बहुत बड़ा हो जाता है। जिसके वजह से 1929 अक्टूबर के महीने में उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, वो एक ऑफर करते हैं, इंडिया को एक ऑफर करते हैं डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा, बट जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो कंट्रोल रहेगा वो ब्रिटेन के पास रहेगा। मतलब ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो पावर है वो ब्रिटेन के पास रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, मतलब दूसरे देश के साथ जो रिलेशंस रहेगा उसका कंट्रोल रहेगा ब्रिटेन के पास। और साथ ही साथ दूसरे देश के साथ अगर वॉर लड़ना पड़े तो वो भी ब्रिटेन ही डिटरमाइन करेगा। सो इसे कहा जाता है डोमिनियन स्टेटस। और साथ ही साथ वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए थे, ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश किए थे, ऑर्गेनाइज किए थे, जहां पर इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया जाएगा। इरविन का इस प्रपोजल को जो कांग्रेस है वो इसको रिजेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो लोग रेडिकल चेंजेस चाहते थे, वो लोग पूरे के पूरे सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस चाहते थे, पूरे के पूरे इंडिपेंडेंस चाहते थे, जिसको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। और इसी वजह से उनको लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे।
दूसरे तरफ जो लिबरल्स जो थे, जो मॉडरेट लीडर्स जो थे, जो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, बट जो हेड होगा वो ब्रिटेन ही रहेगा, ब्रिटिश ही कंट्रोल करेगा, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया को रूल करेगा, उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला। और कांग्रेस डोमिनेंस स्टेटस को रिजेक्ट करने के बाद दिसंबर के महीने में कांग्रेस एक लाहौर सेशन बैठाता है, ऑर्गेनाइज करता है, जिसका प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। और इस कांग्रेस में ये डिसीजन लिया जाता है कि वो लोग पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करते हैं, फुल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं। साथ ही साथ वो एक ट्राइकलर फ्लैग एडॉप्ट करते हैं और 26 जनवरी को वो लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। बट जो लोग हैं इस सेलिब्रेशंस को बहुत ही कम ध्यान दिए थे, बहुत ही कम अटेंशन दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि जब तक ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में हैं, हमारे देश में हैं, हमारे देश को फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकता। जिसके वजह से गांधी जी को लगा कि उन्हें एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए जो पूरे के पूरे देश को यूनाइट कर सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है जिसे हर कोई कंज्यूम करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हम कह सकते हैं कि सॉल्ट जो है हमारे खाने के लिए एक बहुत ही एसेंशियल आइटम है। और उस वक्त सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा गया था और सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको प्रोडक्शंस करता था और गवर्नमेंट का मोनोपोली था इसके प्रोडक्शंस के ऊपर। और गांधी जी जो हैं सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल के तौर पे देख रहे थे और उनको लगा कि ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट इश्यू है, ये पूरे के पूरे नेशंस को यूनाइट कर पाएगा। और गांधी जी 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन, उस वक्त के जो वाइसरॉय थे, उन्हें एक लेटर लिखते हैं जिसमें 11 डिमांड होते हैं, 11 डिमांड होते हैं। और ये जो डिमांड्स हैं इसमें से कुछ जो है जनरल इंटरेस्ट के लिए था, मतलब सारे इंडियंस के लिए था, और कुछ जो डिमांड्स हैं वो स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए था, जैसे कि कुछ डिमांड्स पीजेंट्स के लिए था, कुछ डिमांड्स इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए था। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड है वो है सॉल्ट टैक्स के ऊपर सॉल्ट टैक्स को हटाया जाए। बट ये जो लेटर था ये सिर्फ एक लेटर नहीं था, ये एक वार्निंग लेटर था, जिसमें ये भी लिखा गया था कि अगर गवर्नमेंट जो है, अगर लॉर्ड इरविन अगर 11 मार्च तक ये सारे डिमांड्स अगर फुलफिल नहीं करेंगे, देन कांग्रेस जो है वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। बट जो इरविन था वो नेगोशिएट करने से मना कर देता है, जिसके वजह से 12 मार्च को गांधी जी अपने फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो मार्च जो है ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से दांडी तक, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। और गांधी जी अपने ट्रस्टेड 78 फॉलोअर्स के साथ ये दांडी मार्च स्टार्ट किए थे। धीरे धीरे करके इस कैंपेन को, इस मार्च को बहुत सारे लोग सपोर्ट करने लगे। और जो डिस्टेंस जो था, मतलब साबरमती आश्रम से दांडी तक का जो डिस्टेंस था वो अप्रॉक्सीमेटली 240 माइल्स था, जिसके वजह से वो लोग 24 डेज में इसको कवर किए और वो पर डे वो 10 माइल्स वो कवर कर रहे थे। मतलब वो 12 मार्च से स्टार्ट किए थे, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक ये जो दांडी मार्च था ये था। और उसके अगले ही दिन मतलब 6 अप्रैल 1930 को वो लोग वहाँ पर सॉल्ट लॉ को तोड़ देते हैं और वहाँ पर वो लोग सॉल्ट बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अब लॉ को नहीं मानेंगे, लॉ को डिसोबे करेंगे, जिसे कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसी इंसिडेंट, मतलब ये जो सॉल्ट लॉ को जो ये लोग नहीं माने थे, इस इंसिडेंट जो है ये लॉन्च करता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ये स्टार्ट करता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था? इस मूवमेंट में लोगों को कहा गया कि वो लोग गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करेंगे, साथ ही साथ वो लोग लॉ को भी नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग सॉल्ट लॉ को वो लोग नहीं माने, सॉल्ट लॉ को वो लोग नहीं माने, वो लोग सॉल्ट बनाने लगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज में वो लोग डेमोन्स्ट्रेट करने लगे। अब जब धीरे धीरे करके मोमेंट जब स्प्रेड हुआ, तब जो लोग हैं वो फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किए, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किए, लिक्वर शॉप को वो लोग घेरने लगे। जो पीजेंट जो लोग थे वो लोग रेवेन्यू नहीं पे किए, वो लोग चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिए। जो विलेज के जो ऑफिशियल्स थे वो लोग अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिए। फिर बहुत सारे जगहों में जो फॉरेस्ट पीपल थे वो लोग फॉरेस्ट लॉ को तोड़े। फॉरेस्ट लॉ को तोड़े मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में हम लोग पढ़े थे कि जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट में जा नहीं सकते थे। बट अब जो लोग हैं वो फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट में जाने लगे, वहाँ से वो लोग वुड कलेक्ट करने लगे और साथ ही साथ अपने कैटल्स को, अपने भेड़ बकरियों को वो लोग चराने के लिए भी फॉरेस्ट में जाने लगे। अब इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, सप्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करने लगे। अप्रैल के महीने में, 1930 के अप्रैल के महीने में अब्दुल गफर खान को अरेस्ट किया गया, जिसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, जिसके वजह से लोग जो हैं गलियों में डिमॉन्स्ट्रेट करने लगे। बहुत सारे लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगे, जिसके वजह से पुलिस फायरिंग, आर्मर कार्ड को वो लोग उनको फेस करना पड़ा।
बट जब गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को अरेस्ट किया, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं वो बहुत सारी जगहों में अटैक कर दिए, जैसे कि पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन, वो सारे बिल्डिंग्स के ऊपर वो लोग अटैक किए जो गवर्नमेंट ओन बिल्डिंग्स था। अब जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे और उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक ब्रूटल सप्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट करता है। अब जो पुलिस जो लोग हैं वो वायलेंट लोगों के ऊपर नहीं, जो पीसफुल सत्याग्रही थे उनके ऊपर अटैक करने लगे, पहला। दूसरा, वो विमेंस, चिल्ड्रंस लोगों को वो लोग पीटने लगे और अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोगों को वो लोग अरेस्ट किए, जिसके वजह से महात्मा गांधी फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिए और 5 मार्च 1931 में इरविन के साथ वो एक पैक्ट साइन करते हैं जिसको कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट। और इस पैक्ट में गांधी जी एग्री करते हैं कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, और दूसरा, इरविन जो हैं वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वो रिलीज कर देंगे, जिसके वजह से 1931 में दिसंबर के महीने में गांधी जी लंदन चले जाते हैं टू अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बट वहाँ पर वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो उन्हें जो प्रपोजल दिया गया था उन्हें वो रिजेक्ट करते हैं, उनके साथ वो एग्री नहीं हो पाते हैं और फिर वो रिटर्न इंडिया चले आते हैं। बट गांधी जी जब इंडिया पहुंचते हैं वो डिस्कवर करते हैं कि अभी तक जो अब्दुल गफर खान, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े कांग्रेस के जो लीडर जो हैं वो अभी तक जेल में ही थे। दूसरा, कांग्रेस को गवर्नमेंट ने इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था और बहुत सारे मेजर्स वो लोग अडॉप्ट किए थे ताकि डिमॉन्स्ट्रेशन ना हो सके, मीटिंग्स ना हो सके, लोग जो हैं वो बॉयकॉट ना कर पाए, जिसके वजह से महात्मा गांधी फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च कर देते हैं। बट इस बार जो लोग हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं एंड फाइनली 1934 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये पूरा का पूरा अपना मोमेंटम जो है वो खो देता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों जो लोग हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जब रिलॉन्च किया गया, फिर से जब रिलॉन्च किया गया, तब जो लोग हैं वो इसको सपोर्ट क्यों नहीं किए थे। बट उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्यों, वाई डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो अलग अलग सोशल जो ग्रुप थे वो इस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किए थे, उनके पीछे उनका क्या आइडियल्स था और साथ ही साथ उनके हिसाब से स्वराज का मतलब क्या था। पहले हम पढ़ेंगे कि जो रिच पीजेंट्स जो थे, जो अमीर किसान थे, वो इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किए थे और उनके हिसाब से इस मूवमेंट को वो लोग कैसे देख रहे थे। ग्रामीण एरिया में, जो गांव के एरिया में जो रिच पीजेंट्स जो थे, जैसे कि गुजरात के पट्टीदार्स, उत्तर प्रदेश के जट्स, ये लोग वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा इनको लॉस हुआ था, जिसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, जिसके वजह से जो रिच पीजेंट्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाए, अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को वो बेच नहीं पाए और साथ ही साथ उनको गवर्नमेंट्स को रिवेन्यू पे करने से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था। एट द सेम टाइम्स जो गवर्नमेंट जो है वो रिवेन्यू को कम करने से भी मना कर दिया और यही रीज़न था कि रिच पीजेंट्स जो हैं वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन किए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वो लोग सपोर्ट किए थे। उनका डिमांड था, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनका डिमांड था कि उस हायर रेवेन्यू को कम किया जाए, कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ उस हायर रेवेन्यू को थोड़ा सा कम करना है। और ये जो रिच पीजेंट्स हैं ये सारे के सारे बॉयकॉट प्रोग्राम्स में, जैसे कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, फॉरेन गुड्स, लिक्विड शॉप को घेरना, इन सारे बॉयकॉट प्रोग्राम्स में ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। बट जब बिना रेवेन्यू रेट्स को रिवाइज किए, बिना रेवेन्यू रेट्स को कम किए, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है तो ये लोग हाईली डीपली ये लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ये लोग निराश हो जाते हैं। और जब सेकेंड टाइम जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च किया जाता है, 1932 में जब रिलॉन्च किया जाता है, तब ये लोग पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो पुअर पीजेंट जो हैं वो इस मूवमेंट को कैसे देख रहे थे और इस मूवमेंट में वो लोग क्यों पार्टिसिपेट किए थे। जो पुअर पीजेंट मतलब बहुत सारे उनमें से स्मॉल टीनेंट्स थे। टीनेंट्स मतलब होते हैं जो लोग लैंडलॉर्ड से ज़मीन जो है रेंट्स पे लाते हैं और वो लोग उसमें कल्टीवेट करते हैं, उसमें वो लोग खेती करते हैं। और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशंस के वजह से, जो हम पहले से डिस्कशन किए हैं, उसके वजह से ये जो स्मॉल टेनेंट्स हैं ये लोग भी अपने प्रोडक्ट बेच नहीं पाए और साथ ही साथ जो लैंडलॉर्ड्स को अपने जो रेंट था वो लोग नहीं दे पाए, जिसके वजह से ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे और इस मूवमेंट में उनका डिमांड था कि उस रेंट को कैंसिल कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल पीजेंट जो हैं वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे अगेंस्ट रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स जो को ही उनको रेंट देना था और उनके हिसाब से उनका जो डिमांड था रेंट को कैंसिल किया जाए। साथ ही साथ ये जो लोग हैं ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे सारे बॉयकॉट प्रोग्राम्स में, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, फॉरेन गुड्स, वो सारे प्रोग्राम्स में ये लोग पार्टिसिपेट किए थे। बट जो कांग्रेस जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर वो इनको सपोर्ट करेंगे तो शायद जो लैंडलॉर्ड्स जो
जो हैं, जो रिच पीजेंट जो हैं, वो लोग अपसेट हो सकते हैं। इसीलिए जो कांग्रेस जो है वो स्मॉल टेनेंट्स को, जो पुअर पीजेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था। और यही वजह था कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च किया गया, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो बिजनेस जो क्लास थे वो इस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे देख रहे थे, वो क्यों ज्वाइन किए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। वर्ल्ड वॉर के टाइम, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये जो हमारे जो इंडियन मर्चेंट जो थे, जो इंडस्ट्रियल जो थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए थे। बट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो लोग इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इस्टेब्लिश किए थे 1920 में, एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश किए थे इन द ईयर 1927 में। और ये जो दोनों है, ये MCQ क्वेश्चंस बन सकता है। इस बिजनेस क्लास को, इस बिजनेस ग्रुप को लीड कर रहे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला, और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। और वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे थे, और साथ ही साथ जो फॉरेन जो गुड्स थे उन्हें खरीदने और बेचने से भी वो लोग मना कर रहे थे। इस बिजनेस क्लास ग्रुप के लिए, इस बिजनेस ग्रुप के लिए स्वराज का मतलब था रेस्ट्रिक्शन, जो रेस्ट्रिक्शन था बिजनेस एक्टिविटीज़ में, उसे रिमूव कर दिया जाए, मतलब फ्री मार्केट सिस्टम्स वो लोग चाहते थे। और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया गया, ये लोग भी हाईली डिसअपॉइंटेड हो गए, और जो दूसरी बार फिर से जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो वर्किंग जो क्लास है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं, वो इस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे देखते हैं, और वो क्यों ज्वाइन किए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ये उतने ज़्यादा नंबर्स में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, सिर्फ नागपुर रीजन को छोड़ के, मतलब नागपुर से बहुत ज़्यादा नंबर्स में वो लोग पार्टिसिपेट किए थे। अब जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट जितने भी किए थे, उनका डिमांड था कि जो लो वेजेस है, उनका जो पगार है उसको बढ़ाया जाए, और उनके जो कंडीशंस को, वर्किंग कंडीशन को और अच्छा किया जाए। सिंपली अगर देखा जाए तो ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ये लोग बिजनेस क्लास के अगेंस्ट पे मूवमेंट में ज्वाइन किए थे, और टीनेंट्स की तरह जो कांग्रेस है वो इस बिजनेस क्लास ग्रुप को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर करता तो जो बिजनेस क्लास के जो ग्रुप्स हैं वो लोग अपसेट हो जाते हैं, और फाइनेंशियली जो असिस्ट कर रहे थे मूवमेंट्स को वो लोग वो नहीं करते, जिसके वजह से जो कांग्रेस है इस वर्किंग क्लास को सपोर्ट नहीं किया था। अगर हम ये जो सारे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे कि रिच पीजेंट्स हों, पुअर पीजेंट्स हों, बिजनेस क्लास के ग्रुप्स हों, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं, ये जो सारे जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, उनके सेल्फ इंटरेस्ट था, उनके खुद के लिए वो लोग पार्टिसिपेट किए थे। बट एक और ऐसा ग्रुप था जिसका खुद का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, वो थे विमेंस पार्टिसिपेशन। गांधी जी के सॉल्ट मार्च के टाइम पे, सॉल्ट कैंपेन के टाइम पे बहुत सारे विमेंस इस मार्च में सपोर्ट किए थे, गांधी जी को सपोर्ट किए थे, इस मार्च में पार्टिसिपेट किए थे। साथ ही साथ वो लोग सॉल्ट बनाए थे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सारे बॉयकॉट प्रोग्राम्स में वो लोग पार्टिसिपेट किए थे। उन लोगों को लगता था कि नेशंस के लिए काम करना विमेंस लोगों का सेक्रेट ड्यूटी है, और वो जितने ज़्यादा डिजर्व करते थे सोसाइटी में, उतने उन लोगों को उतना ज़्यादा स्टेटस मिल भी नहीं रहा था। और कांग्रेस में भी, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो विमेंस लोगों को उतना ज़्यादा पोजीशंस नहीं मिल रहा था। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत सारे लिमिटेशंस थे, उसको जान लेते हैं। ये सारे ग्रुप के बाद एक और इम्पोर्टेंट ग्रुप आता है, वो है दलित और ओप्रेस्ड क्लास। जो कांग्रेस जो था वो बहुत टाइम से इस दलित लोगों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि अगर कांग्रेस अगर दलित लोगों को अगर सपोर्ट करता तो जो कंजर्वेटिव हाई क्लास जो हिंदू थे वो लोग अपसेट हो जाते। इसके वजह से जो कांग्रेस है वो दलित क्लास को इग्नोर कर रहा था। बट महात्मा गांधी दलित क्लास को हॉरिजन कहने लगे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहने लगे, और साथ ही साथ वो बहुत सारे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए ताकि उन लोगों को टेम्पल में वो लोग जा सके, पब्लिक वेल्स में वो लोग उनको एक्सेस मिले, टैंक्स में एक्सेस मिले, रोड्स एंड स्कूल में उन लोगों को एक्सेस मिले। और साथ ही साथ महात्मा गांधी उन लोगों के साथ टॉयलेट को साफ कर रहे थे ताकि उनकी काम की डिग्निटी को लोग समझ सके। बट कुछ दलित लीडर्स थे जो इस प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से सॉल्व करना चाहते थे। वो लोग खुद को ऑर्गेनाइज करने लगे, फिर डिमांड करने लगे कि उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व सीट मिले, और साथ ही साथ वो एक इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड करने लगे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ और सिर्फ जो दलित जो लोग हैं वो लोग वोट करेंगे अपने किसी दलित लीडर्स को। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये जो दलित लोग थे ये बहुत ही कम नंबर में पार्टिसिपेट किए थे, सिर्फ महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन को छोड़ के। दलित लोगों के एक लीडर थे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
1930 में ये डिप्रेस क्लास को ऑर्गेनाइज करके, दलित लोगों को ऑर्गेनाइज करके डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाए थे। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये गांधी जी के अगेंस्ट पे थे, क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, वो BR अम्बेडकर की प्रपोजल को वो एग्री कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था, जिसके वजह से महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बाहर आ जाते हैं और अपना आमरण अनशन स्टार्ट कर देते हैं। गांधी जी को लगता था कि अगर वो दलित लोगों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर देंगे, तो जो दलित जो लोग हैं वो कभी भी मेन स्ट्रीम में, मतलब मेन सोसाइटी में, वो कभी भी यूनाइट नहीं हो सकते थे। इसीलिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ थे। और फाइनली BR अम्बेडकर गांधी जी की प्रपोजल को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड सितंबर के महीने में, 1932 के सितंबर के महीने में, वो दोनों, गांधी जी और अम्बेडकर, एक पैक्ट साइन करते हैं जिन्हें पूना पैक्ट कहा जाता है। इस पैक्ट में ये कहा गया कि जो डिप्रेस क्लास जो है, जिन्हें आगे जाकर शेड्यूल कास्ट कहा जाने लगा, उन्हें प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हें रिजर्व सीट मिलेगा। मतलब ये है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो, या फिर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो इलेक्शंस होगा, वहाँ पर डिप्रेस लोगों के लिए रिजर्व सीट रहेगा। बट वो लोग एक साथ में लोगों के साथ जनरल इलेक्शन में वो लोग वोट करेंगे। एक और लिमिटेशंस के बारे में जान लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो मुस्लिम जो लोग थे, उन लोगों को लग रहा था कि उन्हें कांग्रेस से हटाया जा रहा है। इसीलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उस वक्त ये लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ये लोग रेस्पॉन्ड नहीं किए थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि जो हिंदू मेजोरिटी जो लोग हैं, उनको वो लोग दबा देंगे। आज का टॉपिक का क्वेश्चन है कि व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, और आपका ऑप्शन है 1926, 1927, 1928 एंड 1929। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर दीजिए। सो ये था टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग।